हाय फ्रेंड्स, मैं हूं आपका फ्रेंड नमीश निगोती एडवोकेट और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लीगल एडवाइस फॉर एवरीवन। दोस्तों, जब द भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 अस्तित्व में नहीं थी और पुलिस किसी नॉन बेलेबल अरेस्ट ऑफेंस में अरेस्ट कर लेती थी तो हम बेल एप्लीकेशन 437 ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर में मजिस्ट्रेट के सामने पेश करते थे। अब कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर अस्तित्व में नहीं है, द भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 आ गई है। तो अब हम आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि यदि पुलिस किसी नॉन बेलेबल ऑफेंस में अरेस्ट कर लेती है तो सेक्शन 480 द भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 में मजिस्ट्रेट के समक्ष किस तरह बेल एप्लीकेशन पेश करते हैं। सेक्शन 480 द भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के क्या प्रावधान है, क्या वो 437 ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर से डिफरेंट है। आज के इस वीडियो में हम ये स्टडी करेंगे। इससे पहले मैं निवेदन करूं कि यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और यदि आपको मेरी वीडियोस पसंद आए तो उनको लाइक और शेयर जरूर कीजिए। दोस्तों, सेक्शन 480 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 में सबसे पहले हम ये स्टडी करेंगे कि यदि पुलिस अरेस्ट कर लेती है तो जिस पुलिस थाने के कॉम्पिटेंट ज्यूरिसडिक्शन का कोर्ट है उसमें बेल एप्लीकेशन कैसे ड्राफ्ट करके फाइल करें, और इसके बाद हम सेक्शन 480 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के प्रोविजंस की स्टडी करेंगे। तो हम ये जानें, बेल एप्लीकेशन ड्राफ्ट करने के लिए सबसे पहले आप कंसर्न पुलिस स्टेशन जिस कोर्ट के ज्यूरिसडिक्शन में आता है उस कोर्ट से उस एफआईआर की फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट की सर्टिफाइड कॉपी लीजिए और ये देखिए कि भारतीय न्याय संहिता या किस क्रिमिनल एक्ट में फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट दर्ज हुई है। उस सर्टिफाइड कॉपी लेने के बाद आप बेल एप्लीकेशन ड्राफ्ट कीजिए। सबसे पहले कोर्ट का नाम लिखिए, फिर लिखिए बेल एप्लीकेशन नंबर ब्लैंक छोड़ दीजिए क्योंकि वो कोर्ट डालेगा। उसके बाद ऑब्लिक करके ईयर डाल दीजिए। उसके बाद एप्लीकेंट या एक्यूज का टाइटल लिखिए, पूरा नाम लिखिए, फादर्स नेम लिखिए, एज लिखिए, वो किस पुलिस स्टेशन के ज्यूरिसडिक्शन में रहता है वो लिखिए और पूरा एड्रेस लिखिए। उसके बाद वर्सेस लिखिए, उसके बाद स्टेट लिखिए। सपोज कीजिए स्टेट ऑफ राजस्थान है तो स्टेट ऑफ राजस्थान लिखिए, स्टेट ऑफ पंजाब है तो स्टेट ऑफ पंजाब लिखिए, स्टेट ऑफ केरला है तो स्टेट ऑफ केरला लिखिए, थ्रू पब्लिक प्रोसिक्यूटर लिखिए। इसके बाद लिखिए आप कि बेल एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 480 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, जो कि सिमिलर प्रोविजन है 437 कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर के, पर इसमें कुछ डिफरेंसेस हैं, वो हम आगे स्टडी करेंगे। फिर आप सबसे पहले पुलिस स्टेशन का नाम और किस क्रिमिनल एक्ट के सेक्शंस में अरेस्ट किया गया है या एफआईआर में लिखी गई है उन सेक्शंस को लिख दीजिए। फिर बेल एप्लीकेशन ड्राफ्ट करना चालू कीजिए। लिखिए महोदय जी या ऑनरेबल, यदि हिंदी में आपके कोर्ट में हिंदी चलती है तो महोदय जी, बेल एप्लीकेशन या जमानत का प्रार्थना पत्र निम्न प्रकार प्रस्तुत है। और यदि इंग्लिश में बेल एप्लीकेशन ड्राफ्ट करते हैं तो मे प्लीज योर ऑनर द बेल एप्लीकेशन इज प्रेजेंट एज अंडर। फिर स्टार्ट कीजिए ड्राफ्ट करना। पहली लाइन ये लिखिए कि इस पुलिस थाने ने इस धाराओं के तहत इस एक्ट में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की है। यदि वो भारतीय न्याय संहिता में है तो लिखिए कि इस पुलिस स्टेशन ने भारतीय न्याय संहिता की इन धाराओं में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की है। आप चाहें तो वो प्रथम सूचना रिपोर्ट को पूरी तरह वर्बेटम रिप्रोड्यूस भी कर सकते हैं बेल एप्लीकेशन में। फिर आप अगला पॉइंट लिखिए कि प्रार्थी को बिना वजह पुलिस ने एक्यूज्ड बनाया है जबकि प्रार्थी का इस अपराध से कोई लेना देना नहीं है। फिर आप लिखिए कि प्रार्थी के विरुद्ध कोई आपराधिक मुकदमे नहीं है, प्रार्थी एक अच्छे चरित्र का व्यक्ति है, इसके अगेंस्ट में कोई एंटीसीडेंट नहीं है। फिर आप लिखिए कि वही एक कमाने वाला व्यक्ति है, इस कारण से इसको जमानत पर लाभ दिया जाना जरूरी है ताकि उसके परिवार का भरण पोषण चल सके। फिर आप लिखिए कि जो व्यक्ति है उसके द्वारा गवाहों को बरगलाने की या धमकाने की कोई आशंका नहीं है। फिर आप लिखिए कि वह माननीय न्यायालय के आदेश के बिना
देश छोड़ करके नहीं जाएगा। फिर आप लिखिए कि प्रार्थी माननीय न्यायालय के आदेशानुसार न्यायालय के समक्ष बेल बॉन्ड प्रस्तुत करने को तैयार है तथा प्रार्थी बेल बॉन्ड की समस्त शर्तों से पाबंद रहेगा और जो भी सिक्योरिटी चाहेंगे माननीय न्यायालय वो जमा कराने को तैयार है। फिर आप लिखिए कि इस अपराध की सज़ा जो कि पुलिस ने बेवजह बना दिया है उसकी अधिकतम सज़ा लाइफ इम्प्रिजनमेंट या डेथ सेंटेंस नहीं है। फिर आप एक लाइन अवश्य लिखिए जो कि क्योंकि अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में 437 सीआरपीसी से थोड़े से डिफरेंट हैं, तो एक लाइन अवश्य लिखिए कि प्रार्थी को पूर्व में किसी भी अपराध में डेथ पेनल्टी, लाइफ इम्प्रिजनमेंट या 7 साल से अधिक की सज़ा नहीं हुई है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन है जो कि नई बेल एप्लीकेशंस में ड्राफ्ट करना ज़रूरी है। फिर अंत में रिलीफ लिखिए कि बेल एप्लीकेशन को स्वीकार किया जाए और प्रार्थी को एक्यूज्ड को जो है जमानत और मुचल के जो भी माननीय न्यायालय उचित समझे उस पर आज़ाद किया जावे जमानत पर। फिर क्वेश्चन है कि आप जब 480 द भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में बेल एप्लीकेशन फाइल करेंगे मजिस्ट्रेट के समक्ष तो उसके समक्ष कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगाएंगे, तो एफआईआर की सर्टिफाइड कॉपी लगाइए, वकील साहब जो भी हैं वो अपना वकालतनामा लगाएं, एक्यूज का मीमो ऑफ प्रेजेंस लगाएं। इसके अलावा जो है यदि उसकी इनोसेंसी के कोई भी डॉक्यूमेंट हैं, मान लीजिए कंप्लेनेंट और एक्यूज के बीच में कोई सिविल सूट चल रहा है तो वो डॉक्यूमेंट की सर्टिफाइड कॉपी लगाइए। मान लीजिए एक्यूज की कोई मेडिकल हिस्ट्री है तो वो लगाइए। मान लीजिए एक्यूज उस डेट को मौके पर मौजूद नहीं था, कहीं ट्रैवलिंग कर रहा था, बाहर था, तो उसके डॉक्यूमेंट लगाइए। ये सारे डॉक्यूमेंट्स लगा करके जो भी आपके अदर फॉर्मेलिटीज़ हैं जैसे अंडरटेकिंग का फॉर्म है या और भी कोई फॉर्म आपके स्टेट में कोर्ट में लगाया जाता है उसके नेम एड्रेसेस वगैरह का वो साथ में लगा करके आप फाइल कवर में बेल एप्लीकेशन को फाइल कीजिए। उसकी एक कॉपी आप पब्लिक प्रोसिक्यूटर को दीजिए जिससे कि कोर्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर से केस डायरी मंगवा सके और इस तरह आपको बेल एप्लीकेशन फाइल करनी चाहिए। अब क्वेश्चन है कि सेक्शन 480 की प्रोविजंस क्या कहते हैं और 437 सीआरपीसी से किस तरह डिफरेंट है। तो मैं 480 द भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता को पढ़ना चाहूंगा और एक्सप्लेन करना चाहूंगा। When bail may be taken in case of non-bailable offense. Subsection 1. When any person accused of or suspected of the commission of any non-bailable offense is arrested or denied without warrant by an officer in charge of a police station or appears to be or is brought before a court other than the high court or session court, he may release on bail. देखिए इसमें क्या बात है, जब कोई भी पर्सन सस्पेक्टेड होता है और विदाउट वारंट पुलिस ऑफिसर द्वारा नॉन बेलेबल ऑफेंस में अरेस्ट कर लिया जाता है तो उसको जब, और वो कोर्ट कौन सी होनी चाहिए, हाई कोर्ट या सेशन कोर्ट नहीं, क्योंकि मजिस्ट्रेट कोर्ट होनी चाहिए, तो उसको जमानत का लाभ दिया जा सकता है। कब दिया, बट लेकिन कब नहीं दिया जाएगा, सच पर्सन शेल नॉट बी सो रिलीज्ड इफ देयर अपीयर्स रीजनेबल ग्राउंड फॉर बिलीविंग दैट ही हैज बीन गिल्टी ऑफ एन ऑफेंस पनिशेबल विद डेथ और इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ। ऐसे व्यक्ति को जमानत का लाभ नहीं दिया जाएगा यदि वो किसी ऐसे ऑफेंस में लिप्त है या ऐसी घटना कारित करी है, ऐसा विश्वास किया जाएगा जिसकी सजा डेथ पेनल्टी है या ताउम्र सजा है, उम्र कैद की सजा है। फिर एक एक्सेप्शन है, सच पर्सन शेल नॉट बी सो रिलीज्ड इफ सच ऑफेंस इज अ कॉग्निजेबल ऑफेंस एंड ही हैड बीन प्रीवियसली कन्विक्टेड ऑफेंस ऑफ एन ऑफेंस पनिशेबल विद डेथ, imprisonment for life or imprisonment for 7 years or more, or he had been previously convicted on 2 or more occasions of a cognizable offense punishable with imprisonment for 3 years or more but less than 7 years। देखिए ये जो जोड़ा गया है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ऐसे व्यक्ति को बेल पर रिलीज नहीं किया जाएगा जो कि प्रीवियसली जिसका कन्विक्शन हो चुका है, किसमें, एक ऐसे अपराध में जिसकी अधिकतम सजा डेथ पेनल्टी है या लाइफ इम्प्रिजनमेंट है या 7 साल से अधिक है या दो अपराधों में सजा हो चुकी है जिसकी अवधि 3 साल से अधिक और 7 साल से कम है। तो ये भी आपको ड्राफ्टिंग के समय ध्यान रखना चाहिए। फिर इसके बाद है प्रोवाइडेड दैट द कोर्ट मे डायरेक्ट that a person referred to in clause 1 and clause 2 be released on bail if such person is a child or is woman or sick or infirm।
ये देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो पहले भी था कि यदि ऐसे व्यक्ति को भी बेल का लाभ दिया जा सकता है यदि वो बच्चा हो, महिला हो, बीमार व्यक्ति हो या इन्फर्म पर्सन हो। Provided further that court may also direct that the person referred to in clause second be released on bail if it is satisfied that it is just and proper so to do for any other special reason। और किसी भी कारण से ऐसा प्रतीत होता है कोर्ट को, तो कोर्ट उस मामले में उस व्यक्ति को जमानत दे सकती है। अब हम सबसेक्शन 2 दो प्रोवाइजर छोड़ के पढ़ते हैं। इफ इट appears to such officer or court at any stage of the investigation, inquiry or trial, as the case may be, that there are not reasonable ground for believing that the accused has committed a non-bailable offence, but that there are sufficient ground for that further inquiry into the guilt, the accused shall, subject to the provision of section 494 and pending such inquiry, be released on bail or at the discretion of such court or court officer on the execution of by him bond for his appearance as hereinafter provided। और यदि ये माना जाए कि किसी भी प्रोसेस में, इंक्वायरी में या ट्रायल में किसी ऑफिसर को लगे कि वो पर्सन लिप्त नहीं है, तो किसी भी स्टेज पर उसको जमानत दी जा सकती है या उसको छोड़ा जा सकता है। तो आज की वीडियो में हमने सेक्शन 480 द भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के बारे में जाना। हमने ये जाना कि वो किस तरह 437 से सिमिलर है और किन प्रोविजंस में डिफरेंट है 437 सीआरपीसी से। आज का वीडियो इतना ही। धन्यवाद। थैंक यू फ्रेंड्स।